भारत में संसदीय लोकतंत्र न केवल समय की कसौटी पर खरा उतरा है, बल्कि इसने अपनी जड़ें और मजबूत की हैं और इसमें काफ़ी लचीलापन भी आया है। आज विश्व के अनेक देश संसदीय संस्थाओं का सफलतापूर्वक संचालन करने के भारत के अनुभव से लाभान्वित होना चाहते हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सफलता का श्रेय उन स्वस्थ संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं को दिया जा सकता है जिन्हें हमने विगत वर्षों में विकसित किया है। समय के साथ विकसित हुई यही संसदीय पद्धतियाँ और प्रक्रियाएँ संसदीय संस्थाओं को सशक्त, प्रभावी और मजबूत बनाती हैं, विकसित और पोषित करती हैं। इस पुस्तक का आशय संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं के सभी आयामों और संक्षिप्त और सुबोध ढंग से एक स्थान पर संकलित करना है। मूल रूप में महेश्वर नाथ कौल और श्यामलाल शकधर द्वारा संकलित संसदीय पद्धति और प्रक्रिया का पहला संस्करण 1972 में प्रकाशित हुआ था। तब से इस बहुउद्देश्य पुस्तक को 2002 और 2012 में 2 बार संशोधित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य संविधान और विद्यमान विधियों में संशोधन, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों में परिवर्तन तथा नए पूर्वाधारणों और समय के साथ बनी परिपाटियों की पृष्ठभूमि में इस प्रकाशन को प्रासंगिक बनाए रखना था। वर्ष 1991 में अंग्रेजी के चौथे संस्करण के प्रकाशन से यह पुस्तक लोकसभा सचिवालय का आधिकारिक प्रकाशन बन गई है। इस पुस्तक के अनेक अध्यायों में संसदीय पद्धति और प्रक्रियाओं को अनुभवजन्य प्रमाणों, अध्यक्ष पीठ के विनिर्णयों, टिप्पणियों और अध्यक्ष के निर्देश के साथ स्पष्ट किया गया है। पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अलावा यह पुस्तक संसद और इसकी समितियों के कार्यों के विभिन्न आयामों पर भी प्रकाश डालती है। वर्ष 2012 में इसके पिछले प्रकाशन के बाद से प्रक्रियात्मक नवीनताओं के माध्यम से लोकसभा के कार्यकरण के संबंध में अनेक उपाय किए गए हैं ताकि संसदीय कार्य को सहज और सुव्यवस्थित बनाकर जनता तक पहुंचाया जा सके। इस बीच कई नई पार्टियां और पद्धतियां भी विकसित हुई हैं, जिनके कारण इस प्रकाशन में और संशोधन की आवश्यकता पड़ी। व्यापक रूप से अद्यतन बनाए गए इस संशोधित संस्करण ने इस सुविस्तृत, प्रामाणिक तथा आधिकारिक कृति को और अधिक मूल्यवान बना दिया है। विगत वर्षों में यह प्रकाशन पीठासीन अधिकारियों, सांसदों, राजनीतिक दलों के नेताओं, विधायकों, अधिवक्ताओं, विधिवेत्ताओं, अध्येताओं और राजनीतिक समीक्षकों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुआ है। यह पुस्तक राष्ट्रमंडल सांसदों और भारत में राज्य विधानमंडल में भी अत्यंत लोकप्रिय है। सच्चे लोकतंत्र के लिए व्यक्ति को केवल संविधान के उपबंधों तथा विधानमंडल में कार्य संचालन हेतु बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुपालन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि विधानमंडल के सदस्यों में लोकतंत्र की सच्ची भावना भी विकसित करनी चाहिए। यदि इस मौलिक तत्व को ध्यान में रखा जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि यद्यपि मुद्दों पर निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, फिर भी यदि संसदीय सरकार का कार्य केवल उपस्थित सदस्यों की संख्या और उनके मतों की गिनती तक ही सीमित रखा गया तो इसका चल पाना संभव नहीं हो पाएगा। यदि हम केवल बहुमत के आधार पर कार्य करेंगे तो हम फासिज्म, हिंसा और विद्रोह के बीज बोएंगे। यदि इसके विपरीत हम सहनशीलता की भावना, स्वतंत्र रूप से चर्चा की भावना और साझेदारी की भावना का विकास कर पाएँ तो हम लोकतंत्र की भावना को पोषित करेंगे। संसद हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली का सबसे पावन स्थल या मंदिर है। यह महान संस्था राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने हुए हमारे विभिन्न हितों के बीच सामंजस्य, संश्लेषण और समन्वय स्थापित करती है। संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं की सभा के कार्यकरण को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चलाने में मुख्य भूमिका है। यद्यपि संविधान का हमारे देश में सर्वोपरि स्थान है, परंतु संसदीय कार्यों के सुचारू संचालन के लिए हमने बीते वर्षों में सुस्थापित संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं को भी विकसित किया है। संसदीय पद्धतियों और प्रक्रियाओं के प्रति सम्मान और उनका सतत रूप से पालन किए जाने के संसद और विधानमंडलों की प्रभावकारिता बढ़ती है। संसद का समय बहुमूल्य होता है और इसके द्वारा प्रतिपादित कार्य को लाखों लोग देखते हैं। यह हमारा दायित्व है कि हम सभा के समय का बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। सभा और उसकी समितियों की बैठकों में सार्थक और सुविचारित चर्चा और हस्तक्षेप से संसद में होने वाले विचार विमर्शों की विषय वस्तु और उसकी गुणवत्ता में सदैव सुधार करने में सहायता मिलती है।
आज जबकि भारत विश्व में अपना उचित स्थान फिर से प्राप्त करने के दृढ़ संकल्प के साथ ऐतिहासिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में हमारे आप सामने अनगिनत चुनौतियां हैं। इस संदर्भ में संसद को हमारे विकास एजेंडे के एक साधन के रूप में कार्य करना चाहिए। मुझे आशा है कि इस संबंध में प्रत्येक सांसद और प्रत्येक व्यक्ति महात्मा गांधी के इस सूत्र वाक्य के निहितार्थ को जीवन में आत्मसात करेगा कि जब कभी आपको संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे तो इस कसौटी को आजमाइए। जो सबसे निर्धन और कमजोर व्यक्ति तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और स्वयं से ये पूछो कि आप जो कदम उठाने का विचार कर रहे हो वह उस व्यक्ति के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे ये अपने जीवन और भाग्य पर कुछ नियंत्रण रख सकेगा? दूसरे शब्दों में, क्या उससे उन करोड़ों लोगों का स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। ये प्रसन्नता की बात है कि हमारे पास संसदीय पद्धति और प्रक्रिया नामक एक पुस्तक है। मैं हाल की प्रतिक्रियात्मक गतिविधियों को शामिल करते हुए पुस्तक का चौथा संशोधित संस्करण प्रकाशित करने हेतु माननीय लोकसभा अध्यक्ष की पहल की प्रशंसा करता हूँ। भारतीय लोकतंत्र की विश्व में न केवल सबसे बड़ी अपितु महानतम कार्यशैली लोकतंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है और इसकी सराहना की जाती है, जो कि सर्वथा उचित है। ऐसा न केवल इसके विशाल आकार अपितु इसके बहुलतावादी स्वरूप और समय की कसौटी पर खरे उतरने के कारण है। लोकतंत्र परंपराएं और सिद्धांत भारतीय सभ्यता की विरासत के अभिन्न अंग रहे हैं और सहिष्णुता, विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित विभिन्न मुद्दों का समाधान आदि जैसे गुण सदियों में विकसित हुए हैं और जिसकी जड़ें हमारी राजनैतिक चेतना में बहुत गहराई तक समाई हुई हैं। पैरा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायत से लेकर संसद तक बड़ी संख्या में प्रतिनिधिक संस्थाओं के नियमित और आवधिक चुनाव में लोकतंत्र के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है। वस्तुतः प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होने वाले आम चुनाव को लोकतंत्र के उत्सव के रूप में देखा जाता है। इस चुनाव के माध्यम से ही नागरिक हमारी पवित्र लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। उनके मत से ही यह निर्धारित होता है कि यह निश्चित अवधि तक देश में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में रहेगा। यह तथ्य कि बड़ी संख्या में राजनीतिक दल और उससे भी बड़ी संख्या में विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार जनप्रतिनिधि बनने के लिए जनादेश प्राप्त करने हेतु चुनावों में भाग लेते हैं, जिससे एक अत्यंत अद्भुत परिदृश्य सृजित होता है। एक के बाद एक होने वाले चुनावों में यह परिदृश्य बना रहता है और इस प्रकार लोकतंत्र सक्रिय और जीवंत बना रहता है। दूसरे शब्दों में, एक महानतम कार्यशील लोकतंत्र जिसकी विश्व प्रशंसा और चर्चा करता है, समय और सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों की कसौटी पर खरा उतरा है। 16वीं लोकसभा के गठन की प्रक्रिया के दौरान स्थिरता और सुशासन के पक्ष में ये एक स्पष्ट जनादेश देकर जनता ने लोकतांत्रिक प्रणाली में एक बार फिर अपनी आस्था और विश्वास को दर्शाया है। पहला, सुशासन मुख्य रूप से विधायिका के प्रभावी कार्यकरण पर निर्भर करता है, जो कि लिखित और अलिखित स्वस्थ संसदीय परंपराओं और परिपाटियों पर निर्भर करता है। भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली, जिसमें संसद एक सर्वोच्च निकाय तथा लोकतंत्र के मंदिर के रूप में स्थित है, हमारे संवैधानिक बंधों, नियमों, पूर्व पद्धतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करती है। पहला, संसद के लिए निर्वाचित होने के पश्चात जनप्रतिनिधियों से जनता के कल्याण और राष्ट्र हित में विधि निर्माण के कार्य में संलग्न रहने की अपेक्षा की जाती है। हमारी संसदीय प्रक्रिया सदस्यों को जो जनप्रतिनिधियों को अपनी सामूहिक समस्याओं के समाधान की प्रत्याशा से चुनती है की आवाज़ उठाने के पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के सदस्य के रूप में 2.5 दशक से अधिक समय के मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं विश्वास के साथ यह कह सकती हूँ कि संसद के नियमों और विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के विद्यमान स्वरूप के अंतर्गत कोई भी सदस्य लोक महत्व के मुद्दों को प्रभावी रूप से उठा सकता है, जनता की शिकायतों को प्रस्तुत कर सकता है, उनके समाधान की मांग कर सकता है और सरकार द्वारा नीति निर्धारण की कार्यवाही पर सार्थक प्रभाव डाल सकता है। असहमति अथवा मतभेद किसी भी कार्य से ही लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है और उन्हें विभक्त करने के लिए साधन उपलब्ध हैं, परंतु सभा की कार्यवाहियों में व्यवधान पैदा करने में अथवा सभा के बीचों बीच आ जाने का कोई औचित्य नहीं है।
मैंने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि विभिन्न मुद्दों को उठाने पर अपने निर्वाचन क्षेत्र और सामान्य लोगों के हित में मेरी आवाज़ सुनी जाए। इस हेतु मैंने सभी उपलब्ध संसदीय साधनों का उपयोग किया है।